नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि बिहार एसएससी और एसआई के लिए जो जीके जीएस की सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत टोटल 40 वीडियो आने वाली है, इस 40 में से आप 24वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इससे पास्ट में जो भी हमने कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया वो आप वॉच कर रहे होंगे, और जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो पीडीएफ के साथ अपनी रिवीजन करके तैयारी को एक नया आयाम दे रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। इस वीडियो के मिड में मैं पीडीएफ संबंधित जानकारी बताऊंगा, तो जो बच्चे जुझारू हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वही आए, वरना नहीं तो पढ़ने की आदत हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि एक सारे प्रश्नों के कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके जो ऐसा है कि कोई सा भी आप एग्जाम अटेंड करेंगे वहां पे आपको काम आएगी दादा, तो इसे जो है इग्नोर ना करें, एक एक बात को ध्यान से सुने, वीडियो को पूरा देखें। भले आप पीडीएफ लिए हैं, पीडीएफ में रिवीजन में और भी काम आएगी, क्योंकि जो प्रश्न यहाँ पे लिखा है फैक्ट में वो तो लिखा है। इसके अलावा जो मैं लिंकिंग आपका बात बताऊंगा, लिंकिंग क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, ये आपको याद रखने में मदद करती है। तो न सिर्फ पढ़ाना मकसद है, याद करा के वहां तक पहुंचाना जहां आप जाना चाहते हो। चलिए, भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना कब स्थापित किया गया था? देखिए, भारत में उर्वरक कारखाना की जब बात आती तो पहले स्थापित होती है 1906 ईस्वी में। ये उर्वरक की कारखाना जो है ये आपके सिंदरी में लगाए जाते हैं। कहाँ पे? सिंदरी में लगाए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर करता है कि यूरिया के खोजकर्ता कौन है, तो आप क्या बताते हो? बोल्हर। क्या बताते हो भाई? बोल्हर। और यूरिया कौन से उर्वरक होते हैं? तो ये नाइट्रोजनी उर्वरक होते हैं, और यूरिया नाइट्रोजनी उर्वरक होते हैं। बोल्हर इसके खोज करता है। आप लोग किसान फैमिली से, हम भी हैं भाई, तो हम जानते हैं। ये अधिकांश बच्चे जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, या तो वो है ना मध्यवर्गीय हैं या फिर किसान फैमिली से होते हैं जनरली, तो वही करते हैं, क्योंकि जो बड़े आदमी उसको नौकरी की क्या जरूरत है ना। चलिए, इसके अलावा भारत के प्रथम पेनिसिलिन की फैक्ट्री जो है ये आपका पिंपरी में लगाया गया था। पिंपरी कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। और ये पेनिसिलिन क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है, आप सभी जानते हैं। इसके खोजकर्ता कौन है पेनिसिलिन की? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये आपका पेनिसिलिन के खोज करता थे। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। इसके अलावा भारत में प्रथम सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ लगाई गई? तो ये 1900 ईस्वी के बाद 1904-05 के करीब में मद्रास में लगाया गया था आपका सीमेंट फैक्ट्री, है ना। भारत में सीमेंट प्रोड्यूसर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब जो स्टेट हैं ये अव्वल है। इनके अलावा भारत में जूट का मिल की स्थापना सबसे पहले कहाँ पे हुई? तो ये पश्चिम बंगाल में हुई। जूट के उत्पादन में इंडिया का जो रैंक है पूरा दुनिया में, ये आपका प्रथम है ना। और दूसरा स्थान पे आता है जी, सेकेंड रैंक पे आपका बांग्लादेश। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश जो है ये सेकेंड पे है और इंडिया पहला पे है। इंडिया में अगर बात करेंगे स्टेट के अंदर, तो पश्चिम बंगाल यानी बंगाल के समीप पहला पश्चिम बंगाल ही जो है आपका पहला स्थान रखता है जूट के उत्पादन में। जूट जो है वर्षा से संबंधित फसल है, इसे वर्षा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि कटने के बाद भी इसे बारिश यानी पानी जो जमा रहता है वहां पे रख के इसे सराया जाता है। तत्पश्चात इसके छाल से जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, झोला, बोरा, जो भी। इसके अलावा जूट को हम क्या कह लेते हैं? तो जूट को हम गोल्डन फाइबर क्रांति भी कह लेते हैं, या फिर गोल्डन फाइबर कह लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जूट को हमने कहा था जी ब्राउन पेपर भी कह लेते हैं, ब्राउन पेपर भी कह लेते हैं अपना जूट को। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर जो है, इसकी स्थापना 1969 में महाराष्ट्र में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत में मेजर जो परमाणु केंद्र है, इसकी नाम आपको जरूर याद होना चाहिए, जैसे रावत भाटा, ये राजस्थान में है। नरौरा ये आपका उत्तर प्रदेश में है। कलपक्कम ये आपका तमिलनाडु में है। इस प्रकार से आप जरूर याद रखें, बहुत कम है क्वांटिटी में। इसके अलावा स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना ये दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ये 1948 में लगाया गया था। ये पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य की संयुक्त परियोजना है, ध्यान रखेंगे, है ना। ये दामोदर नदी पर ही लगाया गया है ना। इसके अलावा चलते हैं आगे। भारत का पहला रामसर साइट चिल्का को घोषित किया गया था। चिल्का झील आपका ओडिशा के अंदर है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। दुनिया में सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है ये है जी कैस्पियन सागर।
कैस्पियन सागर नाम है, लेकिन ये झील है, ये ध्यान रखेंगे। अभी जो है हमारा उदयपुर शहर जो आपका राजस्थान के अंदर है, तो इसे जो है आपका रामसर शहर के रूप में चिन्हित किया गया है। उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक, झीलों का शहर कहा जाता है। उदयपुर का गठन जो है उदय सिंह सेकेंड ने करवाया था। पहली बार यूनेस्को में शामिल स्थल कौन कौन से हैं? 4 हैं। ताजमहल है, आगरा का किला है, एलिफेंटा की गुफा है, अजंता की गुफा है। आगरा की किला और ताजमहल दोनों आप आगरा में देखेंगे, मतलब उत्तर प्रदेश के हैं, और 2 आपको अजंता और एलोरा की गुफा, ये दोनों महाराष्ट्र में हैं। और इन चारों को हम 1983 में यूनेस्को के अंदर दर्जा दिलवाया था। 1983 हमारे लिए लकी रहता है, उसी समय हमने वर्ल्ड कप भी पहली बार कपिल देव की अगुवाई में जीत लिया था। ओडीआई वर्ल्ड कप का ये 3rd संस्करण था, 1975 से स्टार्ट होती है। प्रथम 2 बार के विजेता वेस्ट इंडीज थे, और तीसरे जो वर्ल्ड कप थे क्रम में उसके विजेता हम हुए थे। फिर हम 2011 में हुए और इस बार चूक गए, ठीक है। इसके अलावा जो अभी यूनेस्को की बात करें तो होयसल का जो मंदिर समूह है इसको जोड़ा गया है, और शांति निकेतन को जोड़ा गया है। तो अब हमारे पास कितने स्थल हैं यूनेस्को के अंदर? तो 42 हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 माह है। वस्तु का 3/4 हिस्सा ... समय में क्षय होगा। ये बहुत ही वीवीआई न्यूमेरिकल है, ये कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे तो आप रेलवे का एग्जाम दीजिए, एसएससी का एग्जाम दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम दीजिए, और अधिकांश बच्चे इसे नहीं समझ पाते हैं। जबकि टाइम एंड वर्क का हिसाब अगर आपको आता है तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। ये कैसे बनाते हैं? तो हमें इसमें क्या लिखा है, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ पकड़ना है। आज सीख लीजिए ना, आता होगा, आप सीख लीजिए ना, अच्छा लगे तो क्या अपना लीजिएगा, है ना। तो इसमें सबसे पहले जो क्षय होने के लिए रखा गया है उसको पकड़ेंगे। तो क्षय होने की डिमांड कितनी है भैया? 3/4। तो शेष कितना बचेगा? जब 3/4 किसी चीज का खत्म हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, या फिर 3/4 कोई काम हो जाएंगे, तो शेष कितना बचेगा? 1/4 बचेगा। क्योंकि कोई भी चीज दुनिया में 1 होता है, कोई भी परसेंट में 100% होते हैं, 101% कोई भी चीज नहीं होता है। वो तो हमारे महान गुरुजी लोग हैं जो 101% ये एग्जाम में आएगा, 110% आ जाएगा, 500% आ जाएगा, पता नहीं कहाँ से। चलिए ठीक है, तो 104 है, 104 आपका 1/4 जो है शेष बचा। आपको क्या करना है? सिंपली कि इसे हाफ के फॉर्म में, घात के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि अर्ध आयु नाम से स्पष्ट है कि हाफ की बात हो रहा है, हाफ लाइफ की। लेफ्ट साइड में हाफ के पावर कोई भी घात में हमने सबसे सुटेबल n मानता आया है, आप चाहे तो x मान सकते हो, 1/2 के पावर n। और ये जो रेस्ट काम बचा है इसको 1/2 के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो 1/2 के फॉर्म में लाएंगे तो 1/4 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा रेस्ट काम के लिए 1/4 प्राप्त करने के लिए। आप जानते हैं कि जब किसी घात के बेस सेम हो तो बेस से बेस कैंसिल हो जाता है और पावर बराबर हो जाता है। तो n का वैल्यू आ गया जी 2। चूंकि यहाँ पे हाफ जो आपका लाइफ है ये 6 माह है, आपका लाइफ नहीं, आपका लाइफ तो मेरे भी ले लो भाई, जियो हजारों साल। ये 6 माह ये 2 से गुना कर दीजिए तो ये आपका 12 माह हो जाएगा। मतलब इस तत्व की जो हाफ लाइफ है 6 माह था, n की वैल्यू हमारा 2 निकल गया है, आंसर हो गया है 12 माह। आशा करते हैं कि आप समझे होंगे। मैंने आपको देखिए ओम के नियम वाला न्यूमेरिकल बता दिया है, हीट वाला न्यूमेरिकल बता दिया है, कोई भी समतुल्यांक की रेसिस्टेंस निकालना है बता दिया है। इसके अलावा घर में जो आपका यूनिट में बिजली खपत होता है ये बता दिया है। आज हमने हाफ लाइफ वाला आपका बता दिया है। अब बचा एक आपका गोलीय दर्पण में जो भी है कि भाई आवर्धन क्या होती है, ये सब डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, एक बार देख लीजिएगा। जिंदगी में कभी भी दर्पण लेंस से कोई भी न्यूमेरिकल या फिर कोई भी क्वेश्चन छूट जाए तो मैं अपना नाम तो बदल ही दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते मतलब आगे बढ़ते हैं। यही चीज लिखा है जो मैंने आपको बताया है, इसमें मैं तरीका बताया हूं। चूंकि पीडीएफ जो बच्चे लेंगे वो तो मेरा आवाज पीडीएफ बोलता नहीं है। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल ने किया था। जब किसी परमाणु तत्व के परमाणु क्रमांक 83 होते हैं, परमाणु क्रमांक इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, यानी प्रोटॉन की संख्या अगर 83 से अधिक है किसी भी तत्व की, है ना, तो ये जो है स्वतः अल्फा, बीटा और गामा जैसे किरण को उत्सर्जित करने लगते हैं अपने नाभिक से। क्यों करते हैं भाई, है ना, तो इसे जो है इसकी जो न्यूक्लियस होती है, इसकी जो नाभिक होती है, नाभिक में क्या रहता है, कोई मुझे बता सकता है किसी भी तत्व के नाभिक में क्या रहते हैं? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं नाभिक के अंदर, और इलेक्ट्रॉन भैया लगाते रहते हैं चक्कर,
है ना, इलेक्ट्रॉन भैया लगाते रहते हैं चक्कर। तो नाभिक जब किसी भी 83 से ज़्यादा प्रोटॉन हो जाता है ना तो अस्थायी हो जाता है। अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ये अल्फा बीटा गामा, जैसे बहुत गुस्सा आता है तो भ्रास निकालने के लिए कहीं का कहीं कुछ कर देते हो, वैसा ही ये लोग भी करता है। ठीक है, तो मैंने आपको अल्फा बीटा गामा पे बताया था, चार्ज याद रखना है, अल्फा पे पॉजिटिव होता है, बीटा पे निगेटिव और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता है। भेदन क्षमता की बात करेंगे तो नीचे से हाई होता है तो गामा की सबसे अधिक, इससे थोड़ा सा कम बीटा की और सबसे कम होती है आपका अल्फा का। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। आयनन ऊर्जा की बात करेंगे तो फिर ऊपर से नीचे आएंगे, सबसे अधिक आपका जो है अल्फा का हो जाएगा, फिर बीटा, फिर गामा की होगी। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, पास्ट क्लास में हमने पढ़ाया है दोस्तों। यहीं पर एक बात बता देता हूँ, सब दिन बताते आया हूँ, लेकिन बहुत बच्चे हैं कि बात मानते नहीं हैं, और नहीं मानेंगे तो हमारा कुछ नहीं लीजिएगा। देखिए, मैं आपको बताया हूँ कि मार्केट में ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, इंटरप्राइजेस है भाई, ये शिक्षा वाला जो क्षेत्र है, खास करके जनरल कंपटीशन है ना, कोटा में तो फिजिकली होती है ये सब की भाई, इंजीनियरिंग के लेकर बहुत ज़्यादा कोचिंग होती है, और ये यूट्यूब पे ना जनरल कंपटीशन की होड़ लगी है। जितने विद्यार्थी तैयारी नहीं करते हैं उससे ज़्यादा गुरुजी पढ़ाते हैं। मैं भी उसमें से एक हूँ, मैं भी कोई बहुत पुराना नहीं हूँ, और मुझे मेरे पास ज़्यादा सिर्फ पढ़ाई की एक्सपीरियंस है, पढ़ाने की बहुत कम है। जैसे कि आप देखते हैं मैं बहुत कम दिन से यहाँ पे हूँ, और मैं इसलिए आया था कि एक्सपीरियंस आपको शेयर करके बताऊँ कि कौन कौन से तकलीफ से लोग गुजरते हैं। तो यही चीज़ कर रहा हूँ मैं कि जो बच्चे भटकते हैं कि भर दिन में गुरुजी लाया 1.5 घंटे की क्लास, 15 क्वेश्चन लाए, और कलवा ये क्या कमेंट करे, अरे मारेंगे, बेहुदा मारेंगे, ऐसा वैसा कुछ भी मतलब बोल बाल के टाइम पास करके निकल जाते हैं। ये सब नहीं चाहिए अपने को सिर्फ कॉन्शियस बच्चा चाहिए जो पढ़ना चाहता है और रियल में जो है अपने घर के लिए खुशियाँ लाना चाहता है छीन के उस होड़ में। क्योंकि भाई क्यों मिलेगा आपको नौकरी, ये इतना लोग जो है उससे कुछ ना कुछ अलग करोगे तभी मिलेगा आपको नौकरी। ठीक है भाई, तो वही चीज़ कर रहा हूँ, आप लोगों का थोड़ा सा साथ चाहिए। और साथ कैसा कि जो भी कंटेंट मैं आपको देता हूँ ना उसे थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ। आप जानते हैं कि जो आज मैं पढ़ाऊँगा कल शायद ना पढ़ाऊँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख भारतीय स्क्वैश के खिलाड़ी हैं? भैया बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन सच्चाई यही है। आपको नौकरी लेना है ना तो दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट सोचना जरूर होगा। ठीक है भाई, अनाहत सिंह, दीपिका पल्लिकल, अंतिम पंघाल और हरिंदर पाल संधू, ये में स्क्वैश खिलाड़ी कौन से नहीं है पूछ रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं अंतिम पंघाल जो है ये स्क्वैश के खिलाड़ी नहीं है, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर अंतिम पंघाल हो जाएगा। बात बाकी अनाहत सिंह अभी काफ़ी सारे जो है इनकी पॉजिटिव समय चल रही है तो काफ़ी ज़्यादा जो है सुर्खियों में, काफ़ी ज़्यादा फेम कमाई। दीपिका पल्लिकल मैडम ये कौन है? तो ये आपका दिनेश कार्तिक साहब के बीवी हैं, सेकेंड वाली। हरिंदर पाल सिंधु, इनको अभी अर्जुन अवार्ड 2023 दिया गया है स्क्वैश के अंदर। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं आगे। अन्य भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी की बात करेंगे तो सौरभ घोषाल, अभय सिंह ये भी प्रमुख होते हैं। हरिंदर पाल सिंधु को 2023 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2023 में अर्जुन अवार्ड 26 खिलाड़ी या कहिए एथलीट कहिए इनको दिया गया है। उसमें से कुछ एक को जरूर याद रखना है, जैसे आपको मोहम्मद शमी को याद रखना है। क्यों याद रखना है? ओडीआई में नया रिकॉर्ड बनाया, ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले वनडे वर्ल्ड कप के अंदर मोहम्मद शमी। इसके अलावा पिछले साल आईपीएल में ये पर्पल कैप के होल्डर भी हैं, गुजरात जायंट की तरफ से खेलते हैं, सबसे अधिक विकेट भी लिए थे। उनके बाद कई सारा कारनामा किए। वर्ल्ड कप में एक मैच में आपने देखा कि 6 विकेट ले लिए, है ना। तो ये सब ध्यान रखना है। इनके अलावा 6 या 7 लिया था। इसके अलावा 84वें ग्रैंड मास्टर जो बनी है वैशाली रमेश बाबू, ये आर प्रागनंदा की सिस्टर है, इनको भी याद रखना है। इनको भी अर्जुन अवार्ड दिया गया है। ये पहला भाई बहन की जोड़ी है जिन्होंने, है ना, ग्रैंड मास्टर जैसे खिताब को जीते हैं। अनाहत सिंह एशियाई जूनियर अंडर 70 स्क्वैश चैंपियनशिप के विजेता भी हैं। अनाहत सिंह 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम के अंदर हुआ था। आपको याद होगा कि CGL 4 होता है वो बिहार में, अभी जो कैंसिल हो गया था एग्जाम, याद होगा आपका, इसका तो रिजल्ट भी आ गया फाइनल। तो जो कैंसिल हुआ था ना उस दिन ये पूछा था कि ये जो आपका राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हुआ था इंग्लैंड के अंदर, तो इस राष्ट्रमंडल खेल की क्रमांक क्या थी? तो आपका आंसर है जी 22 में हुआ 22वां क्रमांक। तो 2023 में 23वां राष्ट्रमंडल खेल भी होगा। तो ये कब होगा? 4 साल के बाद होता है, तो 2026 में होगा। और 2026 में कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। राष्ट्रमंडल खेल को हम पहले क्या कहते थे? तो ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा करते थे। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल में शरद कमल अकेले जो है 4 पदक जीते थे, और इसी कारण 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इन्हें ही दिया गया था। अभी 2023 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है सात्विक साईराज और आपका जो है चिराग शेट्टी को कंबाइंड रूप से दिया गया है। दोनों बैडमिंटन के प्लेयर हैं। ठीक है भाई, चलते हैं आगे।
तो कहना ये था, ये बात राष्ट्रमंडल वाला इसलिए उठा कि अनाहत सिंह 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में सबसे कम उम्र की जो है खिलाड़ी थी जिन्होंने भाग ली थी भारत के तरफ से। इनके अलावा अनाहत सिंह 2022 में थाईलैंड एशियाई स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप U-15 में गोल्ड जीती है। इसके अलावा एशियाई खेल 2023 में अनाहत सिंह पार्टिकुलर रूप से 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। एशियाई खेल 2023 जोंगो चीन में हुआ है, हालांकि ये पिछले साल वाला ही है, ये लेट चल रहा था, है ना। इसके अलावा अनाहत सिंह दिल्ली के रहने वाली हैं। अमजद खान और अशरफ खान हुसैन पूर्व स्क्वैश खिलाड़ी से प्रशिक्षण यानी इसका गुरु है। देखिए मैंने ये नोट किया है कि जो कोई भी खिलाड़ी जब ज़्यादा फेमस होने लगता है तो उसके गुरु और रहने का ठिकाना यानी कहाँ की इसकी नेटिव है ये सब पूछता है, इसलिए मैं यहाँ पे रख लिया हूँ। अमजद खान और अशरफ खान अगर अनाहत की गुरु में आ जाए तो कोई बच्चे टिक नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जो है कोई वाद्य यंत्र से संबंधित है, इसीलिए पहले ही आपको जानकारी करा दूँ ताकि अगर आ जाए तो है ना, मुड़ के नहीं आना है, एकदम फोड़ देना है। PDF प्लान के बारे में क्या ही बताऊं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सअप लिंक क्लिक करके व्हाट्सअप मैसेज करना है, आपको सभी PDF के बारे में ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी। PDF अगर आप 35 रुपये से 100 रुपये तक की है ना, जो बच्चे SSC की तैयारी करते हैं उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा 60 रुपये वाला कम से कम PDF ले, अधिक से अधिक अगर आप पे कर सकते हैं तो 90 रुपये वाला ले। 90 रुपये की PDF ले लेने के बाद मार्केट की कोई भी बुक की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी कहीं से या फिर कोई पेपर न्यूज़पेपर रोजाना आप मतलब जुड़े हुए हैं, करंट से थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते हैं, तो कोई भी और किताब की जरूरत नहीं है, ये गारंटी है। और 80% से ज्यादा क्वेश्चन अगर नहीं आए तो आपका पैसा भी हमारे पास सुरक्षित है। अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड, ऐसा कोई गारंटी लेता हो यूट्यूब के ऊपर तो मुझे भी बताना, मैं भी ले लूंगा एक आध, ठीक है मेरे भाई, है ना, क्योंकि इसके लिए मेहनत किया जाता है भाई, इसके लिए खोज के लाया गया है ये सब चीज, ठीक है। ये नंबर है, ये नंबर पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं, सेम नंबर का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। लेकिन एक शर्त मैंने बताया था कि भैया आपको वीडियो का प्लेलिस्ट वॉच करना है और जो फैक्ट मैं मौखिक रूप से बताता हूँ उनको भी ध्यान में रखना है। देखिए मेहनत तो करना होगा। इसके अलावा 2024 में भारत रत्न से सम्मानित बिहार के भूतपूर्व नेता कर्पूरी ठाकुर निम्नलिखित में से बिहार सरकार के अंतर्गत किस पद पर कभी भी आसीन नहीं रहे। इसे BBI करके रखेंगे यहाँ पे जो भी बात होगी कर्पूरी ठाकुर साहब के बारे में, क्योंकि इसे भारत रत्न, माफ कीजिएगा, इन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री के पद पे रहे थे, उप मुख्यमंत्री भी रहे थे, शिक्षा मंत्री भी रहे थे, वित्त मंत्री नहीं रहे थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आज भी पलटू चाचा जो है अपना, पलटू चाचा का नाम समझ रहे होंगे, पलटू चाचा कौन है, आज भी पलटू चाचा पलट गए हैं भाई। आज भी अच्छा एक ऐतिहासिक दिन बनेगा और एक बार फिर से नाम दर्ज कराएगा मुख्यमंत्री कितने बार बने, ठीक है। ये तो और जी नाक में दम करके रखा है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 1924 बिहार के समस्तीपुर जिला में पितौझिया गांव में हुआ था, ठीक है। आजकल इसे हम कर्पूरी ग्राम कहते हैं, है ना, कर्पूरी ग्राम। माता का नाम राम दुलारी देवी और पिता का नाम गोकुल ठाकुर थे। मतलब किनके, कर्पूरी ठाकुर साहब के माता पिता, इनके पेरेंट्स के नाम है। और जन्म स्थान कहाँ हुआ ये बताया हमने। कर्पूरी ठाकुर पेशे से एक शिक्षक थे। महात्मा गांधी जब भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे, सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ था इंडिया में, अच्छे एग्जाम में आते हैं और दांत खिसोड़ के आ जाते हैं। देखिए क्रिप्स मिशन के विफलता के कारण जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942। इसमें जो वादा किए गए थे, चूंकि क्रिप्स जो था ना ये अच्छा भारत के हित में सोचता था, तभी तो आप जो कैबिनेट मिशन प्लान लाए 1946 में, तो एक सदस्य जो है स्टोफर्ड क्रिप्स भी है ना। तो जो गलत सोचेगा उसको हम अपने ग्रुप में क्यों रखेंगे भाई, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ना कि अच्छा सोच रहा होगा, ठीक है भैया। तो इन्होंने जो है कर्पूरी ठाकुर साहब इस आंदोलन में सक्रिय होने के लिए अपने कॉलेज की पढ़ाई तक छोड़ दी थी। आप बता सकते हैं कि किस लेवल के नेता थे, ठीक है भाई। कर्पूरी ठाकुर बिहार सरकार के अंतर्गत शिक्षा मंत्री के रूप में 67 से 68 तक बिहार सरकार के 11वीं मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने सेवा दिए थे तथा बिहार के उपमंत्री के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। ध्यान रखेंगे एक एक बात को इस स्लाइड से। 11वीं मुख्यमंत्री के रूप में आए थे, शिक्षा मंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे। जन्म कहाँ, समस्तीपुर के पितौझिया गांव जिसे आजकल कर्पूरी ग्राम कहा जाता है। पिता का नाम आपका था गोकुल ठाकुर, माता का नाम राम दुलारी देवी। ये सब ध्यान रखेंगे। पेशे से शिक्षक, किस आंदोलन में जो है सक्रिय रहने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी, तो ये भैया 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था। 1942 के आंदोलन क्यों होती है, क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण। ये क्रिप्स जो है फिर बाद में किस दल में सदस्य के रूप में आए, तो कैबिनेट मिशन प्लान 3 सदस्य में एक सदस्य स्टोफर्ड क्रिप्स भी थे, ठीक है भैया। इसके अलावा
वर्ष 2024 के लिए भारत सरकार का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया है इन्हें, कर्पूरी ठाकुर साहब को। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। प्रथम पुरस्कार के विजेता एस राधा कृष्णन साहब हैं तथा एक साल में मैक्सिमम 3 ही आदमी को भारत रत्न दिया जा सकता है, जैसे कि नोबेल एक सेक्टर में एक साल के लिए मैक्सिमम 3 ही आदमी को दिया जा सकता है। ठीक है, ये बात सब थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो ये क्वेश्चन है ना, मुझे एक और बात याद आ रहा है, बिना बताए तो जाऊंगा नहीं, है ना। जो बच्चे बर्दाश्त करेंगे वो जरूर फल पाएंगे दोस्त, है ना। देखिए ये जो जैसा कि यहाँ पे जिस लैंग्वेज में मैंने लिखा है, महात्मा गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन से आज भाग लेने हेतु कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में और तैरता है कि 1920 के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण, असहयोग आंदोलन में अपनी भागीदारी या सहभागिता या फिर पूर्ण रूप से सक्रियता के कारण या फिर सक्रिय होने के कारण किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। तो इसका आंसर है जी मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और आपका चित्तरंजन दास, है ना। ये दोनों जो थे इन्होंने पेशे से वकालत किए थे, तो वकील थे। तो इन्होंने 1920 में जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया, तो इसमें अपनी फुल सहयोग देने के चलते अपने पेशे को त्याग दिया था। बता सकते हैं कितनी बड़ी बलिदान है ये सब। इसके अलावा अनुप्रस्थ मांग क्रियात्मक संबंध को व्यक्त करती है ... ये इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन है। संबंधित वस्तुओं की मांग और कीमतों के बीच जो है अनुप्रस्थ मांग क्रियात्मक संबंध को दर्शाता है। किसके किसके बीच? संबंधित वस्तु, कोई भी वस्तु होगा, और उनके कीमत के बीच में। ठीक है। उत्पादन फलन अभिव्यक्ति भौतिक निवेश और उत्पादन के बीच प्रौद्योगिकी संबंध को दर्शाता है। भौतिक निवेश और प्रौद्योगिकी संबंध के बीच में जो है कौन रिलेशन स्थापित करता है? तो उत्पादन फलन। ये सब सीधे याद रखेंगे, पढ़ने जाओगे 3 पन्ना में ये सब जो है लिखे होंगे किताबी भाषा में। अपने को इकोनॉमिक्स में ज्यादातर फार्मूला पे नहीं फोकस करना है, जो एग्जाम में आता है फिक्स पैटर्न आता है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा स्वायत्त निवेश, यह निवेश है। सो एक देखिए स्वायत्त निवेश होता है सावधि जमा, मांग जमा, ये सब मैंने आपको बता दिया है पहले ही, इसीलिए यहाँ पे सीधे बता के जो है चाहता हूँ कि रिवीजन हो आपका। स्वायत्त निवेश यह निवेश है जो इनकम या उत्पादन के स्तर से निरपेक्ष होता है। सापेक्ष और निरपेक्ष तो आप समझ ही रहे होंगे, गाँव घर में बोलता है परोक्ष और सापेक्ष भैया। जबकि प्रेरित निवेश जो है इनकम और लाभ के सापेक्ष होता है। यहाँ पे और लिख लीजिएगा, इनकम और लाभ के सापेक्ष होगा आपका प्रेरित निवेश। और स्वायत्त निवेश क्या होता है? ये आपका इनकम या उत्पादन के स्तर के निरपेक्ष में होता है। इनके अलावा बैंकों में एक मांग जमा होता है, जो जनरली हम लोगों के पास, छोटे लोगों के पास जो खाता होता है, मांग जमा के अंतर्गत होता है कि बिना बताए एटीएम से गए 500 रुपया निकाल लिए, बैंक में कोई भी अर्जी देने की जरूरत नहीं है, तो आप निकासी कर सकते हो बिना बताए। ये मांग जमा, इस पे ब्याज बहुत ही कम यानी नगण्य मिलता है। इसके अलावा को सावधि जमा होता है, जैसे एफडी वगैरह का मैंने उदाहरण दिया था। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, तो एक फिक्स समय के लिए आपको जो है जमा करना होता है। इस बीच में नहीं तोड़ेंगे तो फिर उसका लाभ नहीं मिलेगा, और आप तोड़ नहीं सकते अगर लाभ लेना है तो। इस पर थोड़ा ब्याज की दर जो है अधिक होता है। उत्पादन फलन का संबंध आरंभिक निवेश और अंतिम निवेश के बीच में होती है। उत्पादन फलन का संबंध आरंभिक निवेश और अंतिम उत्पादन के बीच में होती है। यहाँ पे उत्पादन फलन, यहाँ पे दो भाषा में सेम ही चीज को लिखा गया है। उत्पादन फलन अभिव्यक्ति भौतिक निवेश और उत्पादन के बीच में होता है। अब यहाँ पे क्या है? आरंभिक निवेश, यानी जो भौतिक निवेश आप कोई चीज को लिए स्टार्ट करने के लिए जो लगाते हो, मेन चीज है ना। देखिए जिंदगी 2 प्रकार के होते हैं। एक लेविशली, जो आदमी है ना जरूरत से ज्यादा चीज रख सकते हैं, जैसे आपका सोफा की जरूरत नहीं फिर भी ले लिया, टीवी, छोटा वाला टीवी से काम चल रहा था, बड़ा वाला खरीद, लेकिन पैसा है। ठीक है। और एक होता है कि सीमित साधन में अपनी जिंदगी चलाते हैं, तो जो सीमित जो लगा ना कोई भी चीज को निवेश करने में, कोई भी चीज स्टार्ट करने में, तो उसे भौतिक निवेश बोलते हैं। ठीक है। तो भौतिक निवेश और उत्पादन के बीच उत्पादन फलन जो है अभिव्यक्ति या फिर संबंध दर्शाते हैं। सेम चीज को लास्ट में और साधारण भाषा में लिखा गया है। उत्पादन फलन का संबंध आरंभिक निवेश यानी शुरुआती निवेश और अंतिम उत्पादन के बीच होती है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा कारक लागत या फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी का सूत्र आप लोगों से डिमांड किए हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है, बताएं, क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, है ना, या फिर आपके इनकम में से क्या चीज घटाने के बाद जो है आपके खर्च लायक इनकम होता है, जीडीपी में से क्या चीज घटाते हैं तो फलांची प्राप्त होता है, सब बता चुके हैं, तो बताइएगा, है ना। इनके अलावा
निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? ऑप्शन है जवारी पहाड़ी, कार्बी आंगलोंग, अरावली। सतपुरा नाम से स्पष्ट है, कार्बी आंगलोंग नाम भी जो है थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ, दीपोर बिल, माजुली नदी द्वीप, कामाख्या मंदिर असम राज्य की प्रमुख शोभा जो है बढ़ा रहे हैं, असम राज्य की गरिमा के स्वरूप में है। बाद बाकी मानस, नमेरी, काजीरंगा, डिब्रू सखोवा, पाबुतोरा, ये सब जो नेशनल पार्क आपका जो है ना, ये सब मैं पहले भी आपको बता रखा हूँ, इसीलिए सिर्फ यहाँ पे याद दिलाया है। इसके अलावा अरावली पहाड़ियाँ जो दुनिया की सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ श्रेणी मानी जाती है, ये राजस्थान, राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ये सब के जो है इलाके में पड़ते हैं। इसके अलावा इसके सबसे बड़ी चोटी जो है अरावली का, इसी मैंने आपको नाम बताया था, इसका नाम है जी गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान के अपने आप में सबसे ऊंची चोटी भी है। सतपुरा और विंध्य पर्वत श्रेणी कहाँ पे मिलेगा दादा? आपके एमपी के अंदर मिलेगा, एमपी के अंदर मिलेगा सतपुरा और विंध्य पर्वत की श्रेणी। और इन दोनों पर्वतों के बीच से कौन सी नदियां बहती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नर्मदा माता कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक किस रेंज की पहाड़ी होंगे? तो मैकाल रेंज के होंगे, है ना। अमरकंटक से निकल के कौन सी दिशा में बहती है? तो पश्चिम दिशा में बहती है। कहां से बहती है? तो रिफ्ट वैली को फॉलो करते। ये रिफ्ट वैली क्या होता है या फिर भ्रंश घाटी क्या होता है? ये भूमि पर दरार होता है जो नदियों की स्पीड को कम करती है। इसके अलावा ये कहां पर गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी भी है। ओमकारेश्वर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, इसके अलावा नर्मदा सागर बांध परियोजना, ये सभी के सभी जो है, नर्मदेश्वर परियोजना भी, ये सभी के सभी जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हिमालय की शिवालिक श्रेणी जो है ये सबसे दक्षिणी श्रेणी कहलाती है, और आपका जो है ट्रांस हिमालय ये सबसे अंतिम हिमालय कहा जाता है। इसके अलावा या फिर प्रथम भी कह सकते हैं, अंतिम भाई अलग दिशा से देखें तो प्रथम होता है। इसके अलावा दक्कन का पठार, इसकी बनावट किस चट्टान की होती है ये पूछा जाता है। तो ये आग्नेय चट्टान की बने हुए हैं। आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है बता दिया हूं, ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप होता है। ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप होता है। जब ज्वालामुखी में लावा निकल के जमती है तो आग्नेय चट्टान का रूप धारण करता है। आग्नेय चट्टान जैसे बेसाल्ट वगैरह, यह अधिकांशतः प्रायद्वीपीय भारत में फैला है। पेनिनसुलर इंडिया में यहाँ पे डेक्कन की पठारी वाला इलाका आपको ज्यादा मिलेगा। हालांकि ये 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं, और ये 8 राज्य मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रुण कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे खनिज मिनरल के दृष्टिकोण से परिपूर्ण जो है ये पठार है। इसके अलावा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के साथ किस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? JBS हाल्डेन का नाम जुड़ा हुआ है पृथ्वी पर जीवन के उत्पत्ति के साथ। ध्यान रखेंगे, जीवन की उत्पत्ति के साथ जो है टॉन्सले को नहीं मार दीजिएगा, पारिस्थिति से जुड़े हैं वो, है ना। ये है आपका JBS हाल्डेन, और ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन ये पुराने समय में पूछे जा चुके हैं। इतिहास दोहराता जरूर है, इसीलिए मैंने इसे आपको रखा है। जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। जैव विकास का आनुवांशिकता का पिता ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है, और इन्होंने अपने सिलेक्शन हेतु मटर के पौधे का चुनाव किया था। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत हुगो ड ब्रिज ने दिया था। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। इसके अलावा जो कोशिका का नामकरण है ये आपका रॉबर्ट हुक और ल्यूवेन हॉक के नाम से जुड़ा हुआ है। रॉबर्ट हुक आपके 1665 में खोजे थे, और ल्यूवेन हॉक आपका 1674 में खोजे थे। तो दुइये एक चीज के 2 आदमी कैसे खोजा? तो भैया एगो डेड वाला खोजा और एगो लाइव वाला खोजा, तो बाद वाला जो है ये लैब वाला खोजा। द्विनाम पद्धति के जनक कैरलस लाइनस को कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला है 2024 पद्मश्री से सम्मानित बिहार के कुल कितने विभूति हैं? तो बिहार के 5 विभूति हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। एक विभूति है जिसे पद्म भूषण दिया गया है, और एक विभूति है जिसे पद्म विभूषण दिया गया है। यानी तीनों, यानी जो 2nd, 3rd और 4th नंबर की जो मेजर पुरस्कार है इंडिया का। अच्छा, अरे भाई भूल गया था, माफ कीजिएगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये चारों अवार्ड इस बार बिहार का मिला है ना। इस बार बिहार को मिला है, ठीक है। धन्य है जिन्होंने ऐसा मतलब दृष्टि डाला यहाँ बिहार पर भी, कि यहाँ भी अच्छे अच्छे जो है अवार्ड लेने लायक जो है कैरेक्टर हैं, है ना भैया। तो धन्यवाद जिन्होंने दिया, और जिनको मिला उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये चारों कैरेक्टर हैं जिन्हें बिहार में इस बार मतलब चारों अवार्ड जो है, देखिए भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर साहब का तो पहला हमारा इंडिया का अवार्ड, दूसरा पद्म विभूषण ये बिंदेश्वर पाठक साहब को मिला है, तो ये भी तीसरा पद्म भूषण भी मिला है, और 5 आदमी को जो है आपका पद्मश्री मिला है। मतलब रैंकिंग में 1, 2, 3, 4 नंबर पुरस्कार मिला है। तो पद्मश्री कितने मिले हैं? 5, है ना।
2024 में पद्मश्री अवार्ड के विजेता है भैया शांति देवी और पासवान और उनके पति शिवम पासवान। ये क्या करते हैं, मधुबनी पेंटिंग जिसे मिथिला पेंटिंग कहते हैं, है ना, तो इनसे संबंधित हैं, कलाकार हैं। इनके अलावा अशोक कुमार विश्वास, ये भी पेंटिंग के क्षेत्र में, राजकुमार मल्लिक यानी स्थानीय संगीत के क्षेत्र में, और इसके अलावा सुरेंद्र कुमार पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो ये 5 पद्मश्री के होल्डर हैं 2024 में। डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर, ये मेडिसिन में जो है इस बार पद्म भूषण प्राप्त किए हैं। पद्म भूषण इस बार 17 आदमी को दिया गया है और पद्म विभूषण जो है ये 5 आदमी को दिया गया है, और पद्मश्री जो है ये आपका 110 आदमी को दिया गया है। टोटल 132 हो जाना चाहिए, जोड़िए, है ना, 132 होगा, 17 5 22 और 10 32, ठीक है। इसके अलावा बिंदेश्वर पाठक साहब को पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म विभूषण की क्वांटिटी कम है, आपको जरूर ध्यान रखना है ना, क्योंकि भाई 5 ही है, याद रख लीजिए ना। एम वेंकैया नायडू जो हमारे भूतपूर्व वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, इससे पहले जगदीप धनखड़ साहब से पहले। इनके अलावा 2 तो आपका नृत्यांगना को मिला है। एक आपका जो है बैजंती माला बाली को, जो एक्ट्रेस और नृत्यांगना थी। दूसरा जो है आपके भरतनाट्यम में ही मिला है पद्मा सुब्रमण्यम को। इसके अलावा एक नागार्जुन को। तो 3 तो कला के क्षेत्र में हो गया और एक बच गया, तो बिंदेश्वर पाठक, तो 5 हो गए जी। 2024 में कुल 7 पद्म अवार्ड, ये सब बता ही दिए। इसके अलावा 2024 में 132 पद्म अवार्ड, ये 5, 17 और 110 के रेशियो में बता दिए। बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। केसरी और मराठा, केसरी और मराठा, केसरी के लाल वाला गीत है ना, तो वही वाला केसरी। तो केसरी और मराठा के संपादक बाल गंगाधर तिलक किए थे। भाषा पूछेगा, केसरी का भाषा था मराठी। केसरी का भाषा था मराठी और जो मराठा पत्रिका था इनका भाषा था इंग्लिश, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। बाद बाकी बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे और बाल गंगाधर तिलक जो है महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव को बसाने का श्रेय भी दिया जाता है, यानी मनाने की शुरुआत करने की। राष्ट्र गोफ्तर ये गुजराती पत्रिका थी, VVI करके रखेंगे, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने किया था संपादन। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है आपका किसको? दादा भाई नौरोजी को। ये ध्यान रखेंगे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में सेलेक्ट होने वाले प्रथम भारतीय हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। दादा भाई नौरोजी धन के अपवहन सिद्धांत का पता लगाया था, ये भी बात ध्यान रखेंगे। दादा भाई नौरोजी सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, ये भी ध्यान रखेंगे। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की दूसरी अधिवेशन 1888 में ना होगा जी, 1886 में होगा, 85 में 86, 1886, 1893 और 1906 3 बार जो है कांग्रेस में अध्यक्षता संभाले थे। 1886 कोलकाता, 1906 कोलकाता, 1893 लाहौर। तो ये सब जो है दादा भाई नौरोजी के बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा संवाद कौमुदी, ये बंगला भाषा में, अमीरात उल अखबार उर्दू या फारसी दोनों में से कोई भी एक भाषा हो सकता है। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है 1828 में ब्रह्म समाज, 1815 में आत्मीय सभा, इन्होंने राजा राम मोहन राय सती प्रथा के अंत कराने में विलियम बेंटिंग की मदद की। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, है ना, इंग्लिश के समाचार पत्र जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड जुगल किशोर साहब के द्वारा, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा गुजरात स्थित बावरी की जो रानी की बाव है, ये किस नदी के किनारे है? ठीक है ना, तो ये आपका जो है सरस्वती नदी के किनारे है रानी की बाव, ठीक है भाई। हाँ, इसके अलावा 2014 में रानी की बाव को यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसके अलावा प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा जो है ये गुजरात में लूनी नदी के किनारे है, ध्यान रखेंगे। लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में विलुप्त होने वाली नदी है। धौलावीरा हड़प्पा कालीन स्थलों में अद्वितीय है, इसलिए क्योंकि यह जो है 3 भागों में विभाजित हुआ करता था। साथ ही साथ यहाँ पे खेल के मैदान का साक्ष्य प्राप्त हुआ, जो अन्य किसी हड़प्पा कालीन साइट से प्राप्त नहीं हुआ है। यूनेस्को में शामिल होने वाली ये प्रथम हड़प्पा कालीन एकमात्र साइट है जिसे 2021 में शामिल करा गया था। लोथल हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, स्वर्णरेखा, गंगा। पता नहीं कौन दिवाली मना रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां साबरमती, ताप्ती, नर्मदा, माही, ये जो है ये सभी के सभी जो है आपका अरब सागर में गिरती है। देखिए थोड़ा सा देर रुकते हैं, ये दिवाली मनाने दीजिए इसको। हो गया दिवाली, जय मां लक्ष्मी। देखिए तो ये जो है आपका माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है इंडिया में, पहले भी बता चुके हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था या फिर किस प्रदेश में हुआ था? तो भावरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश में है ना, भावरा एक जगह का नाम है, गाँव है छोटा सा। हालांकि अब चंद्रशेखर आजाद साहब के नाम पे इस गाँव का नाम रख दिया गया है, तो भावरा में हुआ था। बाद बाकी कटक में सुभाष चंद्र बोस साहब के जन्म होते हैं। जीरादेई में देश रत्न राजेंद्र प्रसाद के जन्म होते हैं। बंगा में
शहीद भगत सिंह का जो है जन्म हुआ था। तो ये सभी के सभी बात ध्यान रखेंगे, आजकल इधर भी ट्रेंडिंग चल रही है। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में 23 जुलाई 1906 को हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुआ था, ये भी मुखबिरी के कारण ही। इसके अलावा ये स्वयं को गोली मारे थे, जैसा कि आप देखे ही होंगे कई सारे इपिक में। इसके अलावा भगत सिंह का जन्म बंगा में हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। भगत सिंह असेंबली में बम 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे और उस समय उनके सहयोगी कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। ये सभी के सभी बात आपके एग्जाम में आता है। एक चीज देखिए, यहाँ पे आजाद साहब का जन्म होता है 23 तारीख, भले महीना कोई सा भी हो, एक इत्तेफाक ही है ये सब, देखिए है ना। ये देखिए भगत सिंह साहब को फांसी होती है 23 तारीख को, ये मार्च है। इसके अलावा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उनका भी जन्म देखिएगा ना तो 23 जनवरी को है, पराक्रम दिवस मनाते हैं। तो ये सब 23 तारीख है, देखिए कैसा संजोग है ना। प्रकृति में कुछ ना कुछ तो है भाई, ऐसा थोड़ी है। इसके अलावा भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हासरा कर दिया था। ये आपका कहाँ पे किए थे? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। अब इसका नाम बदल गया, अरुण जेटली मैदान हो गया। 1928 में नौजवान सभा के सदस्यों और अपने सर्वसम्मति से जो है HRA का नाम बदलकर हसरा कर दिए थे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पहले हसरा करने का विचार जो है HRA का नाम किसके मन में आया? तो चंद्रशेखर आजाद साहब के मन में आया था। तो दोनों क्वेश्चन की दोनों लैंग्वेज में आंसर अलग है। सबसे पहले किसके मन में आया? तो चंद्रशेखर आजाद। कौन किए? तो भगत सिंह। तो अच्छा, नौजवान सभा की बात आई है, इसकी गठन भगत सिंह साहब ने 1926 में करे थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 1200 न्यूटन है, तो उसका भार जो है चांद पे कितना होगा, इस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं 1/6 करना है, क्योंकि जो आपका पृथ्वी के तुलना में चांद पे 1/6 जी हो जाती है। तो ये आपका 1/6 कर देना है। ऑप्शन नंबर ये 200 न्यूटन हो जाएगा। इसके अलावा चंद्रमा से सफल जो हमारा परीक्षण रहा इसरो के द्वारा, ये कौन सा है भैया? मतलब स्कीम या फिर के प्रोजेक्ट? तो ये हमारा चंद्रयान 3 है। 2023 में हमने सफल लैंड करा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे, और दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करने वाला हम पहला जो है भारत देश बना है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा पर हम ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे जो है कोई भी वायुमंडल नहीं है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया? तो भैया ये है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में होती है। इसमें बहुत सारी चीज होती है, लेकिन एक चीज ये भी होती है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की है ना सलाह मानने के लिए बाध्य है। 42वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य है। 42वां संविधान संशोधन 1976 का अपना एक अलग ही ऐतिहासिक महत्व है। संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान में 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य, क्योंकि अभी 11 मौलिक कर्तव्य है, तो 11वां कब आया? तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना उनके पालनहारा का कर्तव्य होगा। देखिए माता पिता के अलावा पालनहारा सब सही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि कोई बच्चे को गोद भी तो लिया रहता है लोग, है ना। इसके अलावा यह स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51 के A में रखा गया है। तो ये मौलिक कर्तव्य से जब तक ये जनरल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड रहेगा इंडिया में, तब तक जो है क्वेश्चन आता रहेगा, ध्यान रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 31 जो आर्टिकल है उसमें वर्णित संपत्ति के अधिकार को जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था को हटाकर अनुच्छेद 300 के A में विधिक अधिकार के रूप में रखा गया। ठीक है, 1978 के बाद से लेकर अब तक 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 3 में है ना अनुच्छेद 12 से 35 के बीच वर्णित है। मौलिक अधिकार विषम परिस्थितियों में परिवर्तनीय है, और DPSP जो है ये कभी भी परिवर्तनीय नहीं होता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहलाता है मौलिक अधिकार को। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन ये दल बदल से संबंधित है, ध्यान रखिए। इनके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़िए, इन सभी संवैधानिक संशोधन के बारे में मौखिक रूप से सुने और पिछले क्लास में बताए गए तत्वों के साथ रिलेट करें। आइए बताते हैं। 101वां आपका GST से, 102वां, 103वां, 104वां, 105वां, 106वां हाल में ही बताए हैं, जिसमें 106वां बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है भाई? है ना, जो महिला आरक्षण बिल है उससे संबंधित है। इसके अलावा 21वां, 71वां, 92वां ये तीनों भाषा से, आप लोग मन में विचारिए कौन कौन से भाषा से थे, कब थे। इसके अलावा 73वां, 74वां ये पंचायत और नगर पालिका से है, विचारिए कौन सा पंचायत से, कौन से नगर पालिका से है। 61वां ये आपका चुनाव से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। 7वां किसी न किसी रूप में राज्यपाल से जुड़ा हुआ है। 12वां किसी न किसी रूप में एक राज्य को UT बनाने से जुड़ा हुआ है। और 36वां किसी न किसी राज्य को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने से जुड़ा हुआ है। 56वां भी किसी राज्य को पूर्ण दर्जा देता है। और 368वां संविधान संशोधन से संबंधित है, जो अफ्रीका से लिया गया है। बहुत सारे बातों को मैं यहाँ पे छुपाया हूँ ताकि आप अपने मन में विचार सको। ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा
वर्ष 2007 में पुरुषों के T20 क्रिकेट का पहला विश्व कप किस देश में खेला गया था? तो साउथ अफ्रीका में। 2007 में हुए पहले T20 वर्ल्ड कप के विजेता है भारत, उप विजेता रहा पाकिस्तान, है ना। और ये किसके कप्तानी में? तो धोनी के कप्तानी में ही हम जीते थे। इनके अलावा वेस्ट इंडीज तथा इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक बार जीते हैं। तो 2 बार वेस्ट इंडीज भी जीते हैं और 2 बार इंग्लैंड भी जीते हैं T20 वर्ल्ड कप में। बाद बाकी ऑस्ट्रेलिया 6 बार मेन वर्ल्ड कप में, वेस्ट इंडीज 2 बार, भारत 2 बार, पाकिस्तान 1 बार, श्रीलंका 1 बार, इंग्लैंड 1 बार। यह है ओडीआई वर्ल्ड कप का डाटा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका 1 बार नहीं। भारत वनडे वर्ल्ड कप 83 और 2011 में 1 बार कपिल देव, 1 बार धोनी के साथ में जीते हैं। अंतिम T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जहां पर पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच फाइनल मैच हुआ, जिसमें पाकिस्तान हार गए। तो जो जीते वो विजेता, जो हारे वो विजेता। T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन आपके अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा और महिला वाला T20 इसी साल 2024 में बांग्लादेश में होगी। T20 महिला 2023 का आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ था, जहां पे विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया रहा था, उप विजेता साउथ अफ्रीका ही रहा था। आईसीसी अंडर 90 T20 महिला वर्ल्ड कप, इसमें T20 लिखना जरूरी है। आईसीसी अंडर 90 T20 महिला वर्ल्ड कप का प्रथम एडिशन 2023 में साउथ अफ्रीका में कराया गया। विजेता भारत था, उप विजेता इंग्लैंड रहा था। इसके अलावा गर्मी के दिनों में हम पंखा के नीचे आराम महसूस करते हैं, क्योंकि तो क्यों भाई? इसलिए क्योंकि जब पंखा के नीचे आप बैठते हो ना, तो जो पसीना का वाष्पीकरण का रेट है वो बढ़ जाता है, यानी तेजी से वाष्पीकरण होने लगता है, जिससे हमें ठंड की अनुभूति होती है। ये आपको विज्ञान की भाषा में आंसर देना है, ठीक है। नहीं तो बात तो हम ही देख रहे हैं कि भैया पंखा का बैठ हवा लगता है, सूखता है शरीर, तो ठंडे की अनुभूति होती है। लेकिन विज्ञान की भाषा में जो कॉस है वही देना है। कॉस क्या है? पंखा के नीचे जब हम बैठते हैं तो हमारे जो पसीना का वाष्पीकरण का रेट है वो तेज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर है, ए में लिखा गया है। ठीक है, पंखा के नीचे से वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। पहले जब मैं छोटा था, जब बताया जाता था घर में, पिताजी बताते थे कि भाई वाष्पीकरण सब दिन होता है जिससे वर्षा होता है, तो मैं सोचता था कि आधा समय तो हमारे यहाँ धूप ही नहीं रहते हैं, तो वाष्पीकरण कहाँ से होता है? अरे भाई विविधता से परे हर जगह धूप रहता है, धूप नहीं भी रहे फिर भी वाष्पीकरण होता है। ये तो अब समझ में आया, ठीक है भाई, वो तो होता ही रहता है। बंद कमरे में अगर रेफ्रिजरेटर की दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे की टेम्परेचर बढ़ेगी। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक पर क्या होता है? बढ़ता है, यह असर पड़ती है। इसके अलावा चालक में तापमान बढ़ाएंगे तो चालकता क्या होगा? घटेगी। और अर्धचालक में क्या होता है? बढ़ता है। गर्मियों के दिनों में मरुस्थल में पानी होने का जो आभास होता है, जिसे हम हेलुसिनेशन या मृग मरीचिका कहते हैं, ये क्यों होते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होते हैं, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल में पड़ी हुई मछली थोड़ा मतलब वास्तविकता से ऊपर उठा हुआ दिखता है, तो ये आपका अपवर्तन के कारण होता है। निम्नलिखित में से तत्वों के उपनाम के साथ किसका मिलान सही किया गया है? नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस, एकदम सही का किया गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये नहीं सही है। एक्वा रेजिया को अम्लराज, ये भी जो है एक्वा रेजिया को अम्लराज, इसे अम्लराज, ये एक्वा रेजिया का ये भी सही है। कली चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी गलत है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। देखिए इसमें 2 ऑप्शन सही और 2 गलत है, तो थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूंगा। फिलहाल मैं इसको ऑप्शन को कर देता हूँ। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है जी N2O, इसे हंसाने वाली गैस जरूर कहा जाता है, ये एकदम सही है, पहला ऑप्शन। दूसरा है जी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे कहते हैं हम OgOH का होल ट्वाइस कहते हैं, इसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जो अपने आप में सही लिखा है। तो ये दोनों ऑप्शन भी सही हो गए। एक्वा रेजिया को हम अम्लराज कहते हैं, ये भी एकदम सही लिखा है। अच्छा, मिलान सही अपना किसका मिलान सही नहीं किया गया है, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए फिर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ नहीं लिखने की जरूरत है, इसीलिए आंसर डी भी है। कली चूना को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड न कह के CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और यहाँ पे नहीं लिख लीजिएगा, इसमें निगेटिव वाला छांटने को पूछा जा रहा है। आइए हम यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र N2O होता है, इसे चिकित्सीय प्रणाली में निश्चेतक के रूप में इस्तेमाल करी जाती है, इसे हंसाने वाली गैस कही जाती है। 3 भाग HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 3 भाग, और 1 भाग अगर आप लगा दिए HNO3 का, तो इनके संयोग से जो अम्ल बनता है ये होता है जी एक्वा रेजिया या अम्लराज। इसमें जो है सोना जैसे धातु घुल जाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पेट से भी स्रवन होती है, जो भोजन को अम्लीय मोड में ले जाती है और खाना पचाने में मदद करती है, साथ ही साथ जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह को भी मारने में मदद करती है। कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना या जिंदा चूना या चूना का पानी भी कहा जाता है। इसके अलावा जब कली चूना को पानी के साथ प्रतिक्रिया कराए जाते हैं, माफ कीजिएगा, कैल्शियम चूना को चूनी का पानी नहीं कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना या जिंदा चूना ही कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूना का पानी कह सकते हैं आप, या बुझा हुआ चूना कह
सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी के साथ जब प्रतिक्रिया कराएंगे तभी COCaOH का होल्टवेस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये दिवाली में जब घर में गारा बना के हम पुताई करते हैं चूना का, तभी पता चल जाता है। बाल्टी गर्म हो जाता होगा आपका, इस प्रक्रिया में टेम्परेचर निकलता है, और टेम्परेचर निकलने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा MgOH बता ही दिया। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जिप्सम के निर्जलीकरण से प्राप्त होती है ना। इसके अलावा विरंजक चून को रसायन की भाषा में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। CaOCl2 जो है इसका सूत्र होता है, ठीक है, और इसका तो क्या इस्तेमाल है आप सभी जानते हैं। प्रमुख बीमारी तथा होने वाले कारक के साथ किसका मिलान सही है पूछ रहा है। चेचक रोटा वायरस, जी नहीं, चेचक वेरियोला वायरस से होता है। बर्ड फ्लू H5N1 से होता है। टाइफाइड प्लाज्मोडियम नहीं होता है, सल्मोनेला टाइफी से होता है। पीलिया बिलरुबिन से होता है, एकदम सही है। पीलिया के बारे में एकदम सही है, बिलरुबिन से होता है पीलिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, ठीक है भाई, बिलरुबिन से। H1N1 वायरस इन्फ्लुएंजा से होता है, एक सेकेंड, H5N1 जो है ये इन्फ्लुएंजा होती है इससे, है ना। चेचक नामक बीमारी वेरियोला वायरस से होती है। इसके टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। किसके भाई, चेचक के टीका का खोज। एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा टाइफाइड नामक बीमारी सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होती है, ये आप सभी जानते हैं, पहले भी बता रखे हैं। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण मलेरिया रोग होती है, इसके वाहक मादा यानी फिलीज मच्छर है। मलेरिया की खोज रोनाल्ड रास नामक वैज्ञानिक ने करा था। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को हम वेक्टर कहते हैं। पोलियो को टीका का खोजकर्ता जोनास साल्क हैं। वायरस से होती है पोलियो, जिसमें तंत्रिका तंत्र जो है आपका काम करना बंद कर देता है। गांव घर में इसके उदाहरण है। हालांकि अब पोलियो मुक्त अभी एक देश हुआ है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो बताइएगा। फिर एक मलेरिया मुक्त भी हुआ है, केप वर्दे, जैसा कि मैंने बताया था। इसके अलावा थायराइड ग्रंथि के खराबी आने के कारण गोइटर या घेंघा रोग होता है। अगर तत्व की बात करेंगे तो आयोडीन के कारण भी यही रोग होता है, क्योंकि आयोडीन से ही आपका अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि जो है अच्छे से काम करते हैं, इसीलिए नमक में हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होती है। मधुमेह जो है चिनिया बीमारी इसे कहा जाता है, ये बहुत ही घातक बीमारी है, हल्के में न लें इसे। इसके अलावा शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो जॉन्डिस या पीलिया रोग होता है। जॉन्डिस या पीलिया रोग होता है जब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाता है, शरीर पीला पड़ने लगता है, नाखून पीला हो जाता है, आंख पीला हो जाता है, पेशाब पीला होने लगता है। अगर समय पर नहीं देखा जाए तो ये भी एक घातक रूप ले लेता है। हेपेटाइटिस जैसे समझते हैं, इसे भी इसे ऐसे ही समझिए, ठीक है दोस्तों। कहा जाता है कि कभी कभी दवा नहीं दुआ भी असर करती है ना। मैं इस बात को जो है परख तो नहीं पाया, लेकिन परख भी लिया आधा आधा, क्योंकि मैं खुद ही परेशान रहता हूँ अपने बेटी को लेकर। आप सभी जानते होंगे कि हमारी बेटी जो है बहुत ज़्यादा एलर्जिक टाइप से है, हवा बहा नहीं कि बस तबीयत खराब हो जाता है। और जिस दिन मैं वीडियो न बना पाऊँ, समझ जाए, और कोई कारण नहीं है, सिर्फ एक ही कारण होती है, यही कारण है, ठीक है। और हमारे यहाँ जो ये जॉन्डिस जो मैं अभी खतरनाक रोग बताया, एक बाबा है जो मिट्टी लगा देते हैं शरीर में, तो लोग कहते हैं कि ठीक हो जाता है। होते होंगे, मैं ये सब चीज़ को मानने लगा हूँ, पहले नहीं मानता था, ठीक है, होते होंगे, ठीक है। मुझे भी कोई ऐसा कुछ मिल जाता प्रभु की दया से। इसके अलावा वायु शोषण के दौरान ग्लूकोज का 1 ग्राम मोल कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो ये करता है कितना करता है, तो ये करता है दादा 38 ATP करता है, ठीक है। देखिए शोषण 2 प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते होंगे। एक तो होता है आपका वायवीय शोषण, एक होता है अवायवीय शोषण। वायु कहने का मतलब है ऑक्सीजन वाला एगो शोषण होता है, एगो बिना ऑक्सीजन के शोषण होता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सबसे पहले ATP का फुल फॉर्म भी जानना आपके लिए जरूरी है। जैसे DNA का फुल फॉर्म आपके लिए जानना जरूरी है, वैसे ATP का भी जानना जरूरी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है इसे। शोषण 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सीजन शोषण और या फिर बिना ऑक्सीजन के शोषण, ठीक है। ऑक्सीजन शोषण जो है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी और सूत्र कणिका में संपन्न होती है। इसमें 38 ATP का निर्माण होता है। और जो बिना ऑक्सीजन वाला शोषण होता है यानी अवायवीय शोषण जो होता है, उसमें मात्र 2 ATP का निर्माण होता है, ठीक है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है ये कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। जब ऑप्शन में आपके हीमोग्लोबिन ना रहे तब क्या आंसर मारिएगा, तो लाल रक्त कण आंसर मार दीजिएगा कि शरीर में लाल रक्त कण जो है आपका ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। 20 से 120 दिन तक जो है इसके एज होते हैं शरीर के अंदर, ठीक है। ये अस्थि मज्जा है ना, प्लीहा, इस सब में अपना दम तोड़ता है। इनके अलावा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। अब देखिए ये न्यूमेरिकल भी छोटू सा है, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हो तो गलती करके ही आएंगे ना। देखिए 50 सेंटीमीटर, देखिए लेंस की क्षमता जो है, लेंस की जो पावर है, लेंस की जो देखिए 2 पावर रहता है, एक शक्ति वाला पावर होता है, तो वहां मत जाइए, फिलहाल अभी एना वाला में आइए, एनक वाले पावर को पढ़िए। तो लेंस की जो क्षमता होता है, इसके वैल्यू जो होता है 1/फोकस दूरी होता है, लेकिन ये फोकस दूरी हमेशा मीटर में रखना है। सेंटीमीटर में जब भी
थे फिर भी आपको मीटर में चेंज करके रखना है। ये बात यहाँ पे जानने योग्य है और कुछ भी जानने योग्य नहीं है। बाद बाकी यही सूत्र में आपको बैठा देना है। 50 सेंटीमीटर है, हमने यहाँ पे क्षमता निकालना है, पी निकालना है, 1/50 करना है, लेकिन 50 को हम 100 से भाग देंगे तभी ये मीटर में निकलेगा। 50 दूनी के 100 हो जाएगा। 1/1 करेंगे, नीचे में 1/2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी 2 डायोप्टर प्लस के आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होता हुआ। देखिए जो प्लस के और माइनस के यहाँ पे लिखे हैं, ये क्यों लिखे हैं? तो ऐसा है कि भाई उत्तल लेंस है ये हमेशा प्लस वाला वैल्यू देगा। इसकी जो पावर होती है प्लस में होती है, अवतल लेंस की पावर माइनस में होती है। अगर यही चीज़ अवतल लेंस में होता तो इनका पावर माइनस में हो जाता। ठीक है भाई। इनके अलावा लेंस की क्षमता तभी तो आप जिनको निकट दृष्टि दोष है उनको चश्मा देखिएगा तो उनके माइनस में पावर वाला चश्मा रहता है, और जिनके दूर दृष्टि दोष है उनके प्लस में पावर रहता है चश्मा का। ये सब तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डायोप्टर को हम डी से इंडिकेट करते हैं भैया। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर यहाँ पे लिख दिया। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। लेंस का सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है। और दर्पण का सूत्र भी सेम होता है, लेकिन इस माइनस के जस्ट प्लस हो जाता है और कुछ नहीं होती है। आप इसमें आपको पहचानना है कि भी क्या होता है, यू क्या होता है, एफ क्या होता है। इसीलिए मैंने बोला कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, लॉन्ग टाइम जो है फायदा देगा। यू का वैल्यू होता है भैया, यू का मतलब है कि प्रतिबिंब की दूरी है ना दर्पण से, और यू का मतलब है वस्तु की दूरी, और एफ का मतलब है फोकस दूरी। ठीक है। आर का मतलब होती है वक्रता त्रिज्या, और f बराबर वक्रता त्रिज्या की आधी होती है तो f बराबर r/2 होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी आ जाए तो क्वेश्चन बना के आइएगा। पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रेगनर फिश, एमिल वैन बेहरिंग, हेनरी ड्यूनांट, विलियम रोएंटजन। तो जो पहली बार इकोनॉमिक्स में आपका नोबेल दिया गया था ये रेगनर फिश को दिया गया था, और आपका जो है जॉन टिनबर्ग को दिया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे रेगनर फिश एक आदमी का नाम है, तो आपको आंसर ए करना है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में बांटा गया। मैंने बताया है कि ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाता है। सेंट्रल बैंक कहने का मतलब वहाँ का नाम नहीं है सेंट्रल बैंक, जो स्वीडन के राष्ट्रीय बैंक है, जैसे अपना RBI सेंट्रल बैंक है भाई। ठीक है। और इंडिया में इत्तेफाक से सेंट्रल बैंक एक अलग बैंक भी है। तो पहली बार इकोनॉमिक्स में रेगनर फिश और जॉन टिनबर्ग को दिया गया। फिजिक्स के क्षेत्र में पहला पुरस्कार 1901 में विलियम रोएंटजन को दिया गया, एक्स किरण का खोज किए थे। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार एमिल वान बेहरिंग, ये जर्मन के वैज्ञानिक हैं, इनको दिया गया था। रसायन के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार जैकब हेनरिक्स बार्ट हॉम्स को दिया गया था। शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनांट, जिसके 8 मई पे जन्मदिन मनाया जाता है या फिर रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट करते हैं, इनको दिया गया था। साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार सूली प्रमोद, ये फ्रांस के रहने वाले थे, इनको दिया गया था। भारत के लिए पहला नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर साहब है, और पहला महिला विजेता नोबेल पुरस्कार के कौन है भैया, तो ये आपका मदर टेरेसा। और अंतिम बार नोबेल पुरस्कार कौन लाया भारत के लिए, तो अभिजीत बनर्जी 2019 के अंदर। ठीक है। ये सब ध्यान रखेंगे। बाद में कि भारत के सभी नोबलिस्ट का नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे और जानना है, जो अभी करंट में नोबेल मिला है उनको जो 3 सिंगल है उनको जरूर ध्यान रखिएगा। पहले मैं इस फैक्ट को क्लियर कर लूँ। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था। कल मैंने पूछा था कि 1901 में असम में कौन सा तेल क्षेत्र की खोज हुआ था। बहुत सारे बच्चे गलत जवाब भी दिए हैं, बहुत सारे सही जवाब भी दिए हैं। डिगबोई होता है भाई, है ना। 6 क्षेत्र में अभी दिया जाता है। 1901 में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, बाद में इको को 1969 में ऐड कर दिया गया, तो हो गया 6। ठीक है भाई। इसके अलावा मैं कौन सी बात बता रहा हूँ, हाँ, जो अभी सिंगल मिला है, क्लॉडिया गोल्डन को इकोनॉमिक्स के अंदर मिला है, अमेरिकी की रहने वाली है। जॉन फास्से नॉर्वे के रहने वाले हैं, जो साहित्य के नोबेल पुरस्कार जीते हैं। और शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है आपका नरगिस मोहम्मदी, जो ईरान के हैं। तो इन तीनों को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। इन तीनों को ध्यान जरूर रखिएगा। इनके अलावा प्राचीन वंश के प्रमुख शासक तथा उनके वंश के साथ किसका कौन सा एक सही है, इस प्रकार से पूछा गया है। अमोघ वर्ष शक थे क्या? नहीं, ये राष्ट्रकूट थे। पुलकेशिन द्वितीय तुलुप थे? नहीं, ये थे आपका चालुक्य शासक। उदयन हर्यक वंश, ये सही है जी। कनिष्क विजयनगर साम्राज्य, ये तो कुषाण वंश के। तो ये आपका उदयन जो है ये हर्यक वंश के, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होता हुआ। अमोघ वर्ष दादा बता ही दिए कि कहाँ से। बाद बाकी अमोघ राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंती दुर्गा। राजधानी था भैया इनका मान्यखेत। राष्ट्रकूट वंश के अन्य शासकों में कृष्ण प्रथम, जो आपका महाराष्ट्र के गुफा में मंदिर से संबंधित कार्य किए थे। इनके अलावा चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन के बीच एक लड़ाई होती है नर्मदा नदी के तट पे
618 ईस्वी में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ऐतिहासिक लड़ाई है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानते थे। अजातशत्रु नागदशक भी हर्यक वंश के ही शासक हुए, जिसमें आपका नागदशक अंतिम शासक हुए हर्यक वंश के। हर्यक वंश को इतिहास में पितृहंता वंश कहा जाता है। अपने पिताजी को मार के इस वंश में शासक आगे बढ़ा करता था। कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, कहा जाता है 5वीं बौद्ध संगति म्यांमार में हुआ था। पहला आपका अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क के काल में। विजयनगर साम्राज्य के अधीन 4 वंशों ने शासन किया। कौन कौन से? तुलुब, सुलुब, अरबिदु, संगम। संगम सबसे पहले। विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रचलित राजा, सबसे जो आपका फेमस राजा है कृष्णदेव राय। सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया। गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी। सबके पहले शासक मैं बता दिया हूँ, सल्तनत के बारे में सारी जानकारी दे चुका हूँ। कठोर जल किसकी उपस्थिति के कारण साबुन या डिटर्जेंट के साथ आसानी से झाग नहीं देता? तो कैल्शियम के कार्बोनेट और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जो है आसानी से झाग नहीं देते हैं कठोर जल। ठीक है, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले होते हैं। इसके अलावा जल में अपमार्जक या डिटर्जेंट मिलाने से पृष्ठ तनाव का वैल्यू जो है कम हो जाता है। धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। पतली सुई जल पे तैर जाता है, ये घटना के कौन जिम्मेवार है भैया? पृष्ठ तनाव जिम्मेवार है। जल को गर्म करने पे कुछ समय के बाद क्या होता है? तो पहले आयतन घटती है, फिर आयतन बढ़ती है। ये सिर्फ जल के साथ होती है, बाद बाकी किसी भी लिक्विड के साथ ये चीज नहीं होती है। आप जानते हैं जल को जो गर्म कीजिएगा तो 0 डिग्री से जो है ये 4 डिग्री तक आयतन में घटेगा और 4 डिग्री के बाद जो है ये आयतन में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले घटता है फिर बढ़ता है, इसीलिए जल का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो 4 डिग्री पे होता है। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वर्ण विक्षेपण की क्रिया में प्राथमिक रंग का क्रमांक ऊपर से नीचे क्या होगा? आपके ऑप्शन है 1 4 5 2 3 4 1 7 3 1 2 3। तो इसका आंसर होगा 1। देखिए आपके सामने है, वर्ण विक्षेपण के बारे में न्यूटन ने किया था, ये बात भी बता दिया था, सब कुछ बता दिया था। तरंग दैर्घ्य किसका ज्यादा है किसका कम है? ज्यादा तरंग दैर्घ्य होने से है ना प्रकीर्णन कम होगा, ज्यादा होगा। रिलेशन स्थापित करके पिछले क्लास में बताया था, इसीलिए बताता हूँ कंटेंट पूरा जो है यूज किया, मतलब देखा कीजिए। भले आप पीडीएफ किसी पार्टिकुलर का ही लीजिए, है ना मैं जैसा आपको बन पड़े वैसा कीजिए। देखिए कोई भी लालच इसमें छुपा नहीं है और ये मेरा जो है एक दिली इच्छा है कि जैसे मैं जहाँ से मैं आया हूँ, है ना, मेरी कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, बताऊंगा तो 1.5-2 घंटा क्या पिक्चर बन सकती है, लेकिन अभी मैं उस लायक हूँ नहीं कि मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे विश्वास नहीं करेंगे लोग। ठीक है, तो इसीलिए जो ऐसा है कि मैं बाद में बताऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मैंने देखा है, जितना मैंने झेला है, वो आप भी झेल रहे होंगे। जब तक नौकरी नहीं होता एक मध्यवर्गीय और या फिर लो मध्यवर्गीय फैमिली में, तब तक बहुत ही दिक्कत है। जब तक इनकम का स्रोत नहीं होता है, भले आपके पास ज़मीन है फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ मैंने देखा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि भैया आप लोगों को जो है सही कंटेंट दूँ, ताकि आपको जो है एग्जाम में काम आए। फालतू के कंटेंट ना दूँ, क्योंकि और भी किताब में तो है ही, तो खुद ही पढ़ लेते लोग। ये भी मैं लाता हूँ तो कहीं विदेश से नहीं लाता हूँ, है मतलब सब चीज़ आपके सामने ही है, लेकिन मैं सिर्फ दिशा दिखाना चाहता हूँ कि ये सब पढ़ के जाओ, ये सब पढ़ो। ठीक है, तो बता दिए हैं पिछले क्लास में कि ये क्या सब होता है। इसके यहाँ पे लिखा भी है, समझने के लिए पिछला क्लास देखें। जय भगवान। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र वाले राज्यों में नहीं आते हैं? देखिए कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये है। तो इसमें किसे सेलेक्ट करेंगे? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है बड़े पैमाने पर लौह अयस्क का जो है उत्पादन नहीं होता है। इंडिया में मात्र 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे लौह अयस्क के 95% से अधिक उत्पादन होता है। ये कौन है भैया? उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा। ये सब लौह अयस्क बहुल एरिया है। गोवा में भी मिलता है। ठीक है भाई, गोवा में। भारत में लौह अयस्क का निर्यात बेंगलुरु और मरमा गोवा से होता है। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, इंपोर्ट माफ कीजिएगा, हाँ एक्सपोर्ट ही होता है, इंपोर्ट मतलब आना। ठीक है, तो ये बेंगलुरु और मरमा गोवा ये जो है दोनों से जो है लौह अयस्क बाहर हम ज्यादा भेजते हैं। ये बंदरगाह का नाम है, पश्चिमी तट में आ जाएंगे। इनके अलावा वर्तमान में लौह इस्पात के अग्रणी राज्य उड़ीसा के बादाम पहाड़ी है। वर्तमान 2023 तक लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है ऑस्ट्रेलिया का है विश्व में, और भारत में उड़ीसा का है। अभी भारत कच्चा इस्पात के निर्माण में जापान को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। ध्यान रखें, लौह अयस्क नहीं है ये है कच्चा इस्पात। लिखा रहेगा तभी ये आंसर करके आना है। भारत के कुछ प्रमुख लौह अयस्क उत्खनन केंद्र जैसे नोवा मुंडी। ये नोवा मुंडी कहाँ है? तो ये आपका झारखंड में है। ये लौह इस्पात लौह अयस्क क्षेत्र है, सिंहभूम के अंदर है। झारखंड के झारखंड में माफ कीजिएगा, गुंटूर दावली ये आंध्र प्रदेश में है। बाबा बुदन, कद्रमुख
देखिए कर्नाटक में है, अदोल पाल या फिर एडोल पाल ये गोवा में है, बेलाडीला राजहरा पहाड़ी ये छत्तीसगढ़ में है, गुरु महिसानी बादाम पहाड़ी ये उड़ीसा में है। ये सभी के सभी आपके लौह उत्पादन सेक्टर है, अलग अलग स्टेट के अंदर खान है। इसके अलावा गुप्त वंश के किस शासक को हुरणों को पराजित करने का श्रेय दिया जाता है? स्कंद गुप्त को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है ना, स्कंद गुप्त। गुप्त वंश के प्रथम शासक कौन थे? श्री गुप्ता, लेकिन वास्तविक फाउंडर कहेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम। राजधानी कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में। उस समय जो है अधिकांश वंश की राजधानी जो मेजर वाला हुआ पाटलिपुत्रा को बहुत पसंद करते थे। गुप्त समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रयाग पर स्थित समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मुहैया करवाती है, जिसके लेखक कौन है भाई? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन। समुद्रगुप्त काल में संगीत प्रेमी थे, इस बात की जानकारी उनके सिक्कों पे इनके जो बीना बजाते हुए जो अंकन किया गया है उससे पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहते हैं, इसके काल में फहियान भारत आए थे। हर्षवर्धन के काल में जो है हेनसांग भारत आए थे, तो ये ध्यान रखना है। इनके अलावा गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। G20 का बैठक 2024 में किस देश में संपन्न होगी? तो ये होगा भैया रूस में। 2023 में कहाँ पे हुआ है? तो भारत में। कल भी ये चीज बताया था, लेकिन एक चीज बताना इसमें शेष है, इसीलिए मैंने इसे कॉपी किया है, कल का एक क्वेश्चन है ना। मैं जानता हूँ कितना भी कह लूँ आप मुझे अभी हल्के में ही लोगे, है ना। G20 की शुरुआत 1989 ये 90 कर लीजिएगा, सॉरी 98-99 कीजिएगा, ठीक है, 98-99 कीजिएगा, ठीक है। विकासशील देशों का ग्रुप है, इसमें G7 के भी सदस्य पार्टिसिपेट किए थे शुरुआती इवेंट में। इसके अलावा पहला वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2014 ये दिल्ली में, दूसरा 2018 अमेरिका के शिकागो में और तीसरा बैंकॉक में हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाले समय के लिए, इसीलिए बता दिया हूँ। छठे हिंद सागर सम्मेलन 2023 बांग्लादेश में आयोजित करवाया गया, हिंद महासागर। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 अफ्रीका में होगा। अगला कहाँ पे होगा? 2024 के अंदर, तो रसिया के अंदर होगी, क्योंकि होनी चाहिए ये कायदे से ब्राजील के अंदर, लेकिन किसी कारणवश जो है ब्रिक्स का सम्मेलन 2024 में ब्राजील में नहीं होगी। G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत के दिल्ली में हुआ, जहां पे आपका अफ्रीकी यूनियन को 21वें सदस्य के रूप में एंट्री मिली थी। 2024 में G20 का बैठक ब्राजील में होना है ना, G20 का है। और इससे पहले जो आपने देखा हो ब्रिक्स का देखा होगा, ठीक है, ब्रिक्स का देखा होगा, सही बात है भाई। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ जल सम्मेलन 2023 अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ है। G20 के पहले ECWG, ये बच्चे यही, इसीलिए मैं इसे रखा हूं ताकि इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में आने की पूरे चांस हैं। ECSW जिसका होता है इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप। तो G20 के ये वाला जो बैठक है ECSWG, इसके बैठक हुए हैं आपके बेंगलुरु में। तो दिल्ली नहीं मार देना कि सब धन तेरे ही पसेरी, तो ऐसा नहीं करना है। G20 सस्टेनेबल फाइनेंसिंग ग्रुप का बैठक जो है ये बनारस में हुआ है, तो ये बात भी ध्यान रखना है ना। इनके अलावा भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है, इस बात की पुष्टि किस आर्टिकल में मिलेंगे? तो आर्टिकल 75 मंत्रिपरिषद वाली, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होता हुआ। अनुच्छेद 79 संसद के संबंधित है, संसद से संबंधित है। 80 राज्यसभा से 81 लोकसभा से संबंधित है, यानी सरला 79, 80 और 81। 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। महान्यवादी प्रसाद पर्यंत पद को भी धारण करते हैं। संसद के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते हैं। वर्तमान में महान्यवादी कौन है? आर वेंकटरमणी साहब हैं। ये भारत सरकार के सबसे बड़ी विधिक अधिकारी होते हैं। राज्यों में सबसे बड़े विधिक अधिकारी कौन होते हैं? आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और अन्य मंत्रीगण की जब नियुक्ति करते हैं तो उन्हें नियुक्ति करने से पहले प्रधानमंत्री की सलाह मशवरा लेते हैं। इनके अलावा अनुच्छेद 74, 75 मंत्रिपरिषद से संबंधित है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेवार होता है। अनुच्छेद 72 जो है प्रेसिडेंट के क्षमादान से संबंधित है। अगला हमारा अखिल भारतीय शतरंज संघ की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो अखिल भारतीय शतरंज संघ की स्थापना पहली पंचवर्षीय योजना में करी गई थी। तो 1951 में हुआ था, तो पहला में आ जाएगा राइट आंसर। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में। 2022 में जो शतरंज ओलंपियाड हुआ था ये चेन्नई में ही हुआ था, है ना। अभी जो शतरंज वाला जो आपका वर्ल्ड कप हुआ है ये अजरबैजान में हुआ है, जहां पे विजेता आपका कार्लस मैग्नस रहा है और ऊपर रनर अप कौन रहा है? प्रागनंदा साहब रहे हैं। भारतीय ओलंपिक समिति का गठन सर दोराबजी टाटा के द्वारा 1927 में किया गया था, और प्रथम अध्यक्ष भी सर दोराबजी टाटा ही हुए थे। वर्तमान अध्यक्ष PT उषा और प्रथम महिला अध्यक्षा भी है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना, बाई की स्थापना 1934 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसके दिल्ली में है, और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा इसके अध्यक्ष हैं। BCCI की स्थापना 1928 में किया गया था। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बन्नी। और सचिव कौन है? लगातार दूसरी कार्यकाल जय शाह, अमित शाह के पुत्र हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2017 से हुई, लेकिन पहला इवेंट का आयोजन जो है 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से कराया गया दिल्ली में। फिर इसी गेम का नाम बदल के खेलो इंडिया यूथ गेम करवाया गया, और खेलो इंडिया
इंडिया यूथ गेम 2023 का लेटेस्ट संस्करण जो है ये मध्य प्रदेश में करवाया गया, जहां विजेता महाराष्ट्र हुआ था। 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश में करवाए गए, विजेता आपका जो है पंजाब यूनिवर्सिटी रहा था। इनके अलावा बंगाल की दीवानी 1765 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा था? तो ये था भाई शाह आलम द्वितीय। कहाँ पे है? इधर, क्योंकि आप जानते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद ही बंगाल की दीवानी जो है प्राप्त हुआ था अंग्रेजों को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी 31 दिसंबर को किया गया था, और कहें तो 31 दिसंबर को जो है आपको रॉयल चार्टर प्राप्त किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कहाँ, किससे प्राप्त किया था? तो एलिजाबेथ महारानी जो ब्रिटेन की थी कि आप भाई भारत में जो है ना व्यापार कीजिए और लूटिए, ठीक है। तो इसके लिए जो है इनको एक अथॉरिटी पत्र दिया गया था, है ना। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा कि जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस महारानी या महाराज से चार्टर को प्राप्त किया था? तो आप बताएंगे एलिजाबेथ से। कब किए थे? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। एक दिन और हो जाता तो 1601 ईस्वी हो जाता, ठीक है। इसके अलावा जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो अकबर का शासन चल रहा था। अकबर 1605 तक जिंदा थे। इनके अलावा 1764 के युद्ध में जो है मुगल बादशाह अकबर अवध के नवाब और आपका जो है बंगाल के नवाब की त्रिगुटी सेना और उधर से आपका हेक्टर मुनरो की सेना भाग लिए थे। हेक्टर मुनर जीत जाती है। 1764 में होता है। 1757 में पलासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। भारत में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जिसे 1857 की क्रांति के बाद कैद करके जो है अंग्रेज रंगून ले जाते हैं, जहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। बाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब हुए, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किस अंग्रेज वायसराय को पाकिस्तान का जन्मदाता कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को ही पाकिस्तान का जन्मदाता राजेंद्र प्रसाद साहब ने कहे हैं, ठीक है। क्यों कहे हैं? क्योंकि मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में सांप्रदायिक चुनाव को इंट्रोड्यूस करवाया गया कि भाई हिंदू अलग मतदान करेंगे और मुस्लिम समुदाय के लोग अलग मतदान करेंगे। तो कहीं ना कहीं से यहाँ से जो है इन्होंने फूट डालने की कोशिश किया था लॉर्ड मिंटो ने। इसीलिए जो है आपका राजेंद्र प्रसाद साहब जो है इनको पाकिस्तान का जन्मदाता कह देते हैं। बाद में कि 1919 के अधिनियम में माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, इसमें जो है प्रांत में द्वैध शासन जो है स्थापित किया गया था और इसे समाप्त किया गया 1935 के अधिनियम में कि प्रांत में समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। तो इसे चेन बना के पढ़ें, अच्छा रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग है ये 1940 में किए थे। आज़ादी के बाद भारत पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के थ्रू हुआ था। माउंटबेटन योजना है ना 1946। इसके अलावा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में, ये 47 भी हो सकता है, 46-47 भी हो सकता है माउंटबेटन में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में ऐतिहासिक घटना जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। जालियांवाला बाग है अमृतसर के अंदर, वहीं पे आरोपी कौन? जनरल डायर। लॉर्ड लिटन के काल में क्या होता भाई? बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट और भी चीज हुए थे, लेकिन ये दो मेजर चीज है। 1878 में आया था। बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है भारत के पत्रकारिता पे अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। डलहौजी के समय रेल की शुरुआत 1853 में, राजहरप नीति 1848 में और आपका वुड डिस्पैच जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1854 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय? डफरिन के समय। कब हुआ था? 1885 में ए ह्यूम के द्वारा। प्रथम बैठक बंबई में हुआ था। कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? WC बनर्जी कर रहे थे। राजेंद्र प्रसाद पहली बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा फहराए थे। तब से लेकर आज तक जो कर्तव्य पथ है वहां पे जो है आपका झंडा कौन फहराते हैं, है ना? तो ये आपका राष्ट्रपति साहब ही फहराते हैं, जैसे परसों के दिन हमने फहराया था। राजेंद्र प्रसाद साहब 2 बार लगातार जो है राष्ट्रपति रहने का कारनामा एक ही बार यही किए हैं और कोई नहीं। भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा माना है। वैसे ओवरऑल वे में संविधान का आत्मा उद्देशिका को कहा जाता है। सरोजनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है। भारत का उद्धारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को कहा है, और जो स्थानीय स्वशासन के जनक हुआ करते थे। स्थानीय स्वशासन मतलब ग्राम पंचायत से, समझिए ना, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको लगा हो कि वास्तव में अच्छा है, काम का है, मेरा टाइम पास नहीं हुआ है यहाँ पे, तो ही लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। PDF के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप बात कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।